मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन तो 3 मई तक तो है ही है। 27 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है प्रधानमंत्री जी की वापस मुख्यमंत्री के साथ में। तब क्या रूपरेखा बनती है 3 तारीख के बाद वाली, वो आपको उससे बताएंगे। अभी तो उनकी जो गाइडलाइन आई हुई है नेशनल कोविड-19 की जो निर्देश आया है, उसके अंतर्गत अगर ये लॉकडाउन खुलता भी है तब भी उसके बाद गाइडलाइन नहीं आएगी। अभी की गाइडलाइन ये है कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा। जहाँ भी खुल भी गया है, मॉडिफाइड लॉकडाउन हुआ है, वहाँ पे भी आपको मास्क लगाना पड़ रहा है। और जो नहीं लगाएगा उसको 100 रुपये उसके ऊपर फाइन है, 100 रुपये फाइन। इसी प्रकार जो पब्लिक प्लेसेस पे जो लोग थूकेंगे, आपस के अंदर थूकेंगे, उसके ऊपर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिए जा रहे हैं कि 100 रुपये का फाइन पे लगेगा जो पब्लिक प्लेस पे थूकने का काम करेंगे। पहले से ही भारत सरकार ने जो गुटखा, तंबाकू, लिकर, इस पे बेचने पे प्रतिबंध लगा हुआ है, लॉकडाउन के अंतर्गत लगा हुआ, पहले से लगा हुआ है। अच्छा, 144 लागू रहेगी आगे भी। CRPC के अंतर्गत 5 आदमी इसी तरह इकट्ठे नहीं हो सकते, उसमें 1000 रुपये जुर्माना है उसके अंदर जो उनको तोड़ेगा। और शादी समारोह यानी कार्यक्रम में उस पर जो आदेशों की अवहेलना करेंगे उसके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना। गुटखा, तंबाकू बेचने वाले पे भी या लिकर बेचने वाले भी 5000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर भी। ये तो गाइडलाइन भारत सरकार की पहले से आई हुई है, जो मैंने आपको रिपीट की। और रमजान अक्षय तृतीया आ रही है, तो मैं इसमें पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि तमाम नागरिक जो लॉकडाउन के नियम है उसका पूरी तरह से पालन करें। ये मेरी अपील है आम जनता से। और मुझे यकीन है कि अभी तक जो अपील की गई थी, सब धर्म गुरुओं से बुला के बात करी, तब भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, और वही उन्होंने उसको निभाया भी है। इस बात के लिए उनको धन्यवाद कि आपने जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्थिति, उसको देखते हुए आपने आगे आकर के हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों जो रमजान का महीना और अक्षय तृतीया का, ये अपने आप में धार्मिक रूप से महत्व रखते हैं। मैं चाहूंगा कि वो पहले वाली भावना बनी रहे और उसको मेंटेन करें। एक भारत सरकार को हमने कहा था कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत हम लोगों को 5 करोड़ लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। 5 करोड़ लोग हैं राजस्थान से। उनको अनाज मिलना चाहिए था 10 किलो फ्री और निःशुल्क। तो गेहूं जो है भारत सरकार कम दे रही है। उन्होंने 2011 की जनगणना जो है उनको आधार बना के उन्होंने अलॉटमेंट कर रही है वो गेहूं का। इसके मायने हुए कि जो गेहूं लेने आते दुकानों पर, आपने भी शिकायत सुनी होगी, मीडिया के छात्र से मैं कहना चाहूंगा कि अभी पूरे मैनेजमेंट में कुछ शिकायत आ रही होगी, वो आ रही है गेहूं की, PDS सिस्टम की। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा ये जो इसलिए आ रही है कि गेहूं जो है जितना मिलना चाहिए था मिल नहीं रहा केंद्र से। वो 2011 का जो घटना है उनको आधार बना के उन्होंने 69% गाँव में और 53% शहरों के लिए कर रखा है। हमने फैसला किया कि जो अभी स्थिति इतनी नाजुक है लोगों की और अचेरी पाक बनी रहे उनकी, इसीलिए हमने आपको कई बार बता चुका हूं, मैं कई कदम उठाए पेंशन वालों के लिए। वो पेंशन को मिल चुकी है एक साथ में 5-6 दिन के गैप में। और एक पेंशन भी हम जो है
वो भी अगले 10-15 दिन दे देंगे उनको, तो 3 पेंशन हो जाएगी, उनका काम चलेगा। और इसी रूप में हम लोगों ने जो मजदूर लोग हैं, बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय वाले और असहाय लोग, डेस्टिट्यूट, इनके 2,500 रुपये मैंने पहले कहा आपको उनके खाते में डाले या कैश दिए हम लोगों ने। और अब उनका सर्वे करवा लिया प्रधान का कि कौन कौन डेस्टिट्यूट है जो श्रेणी में आते हैं, जिससे कि आगे भी इमदाद की बात होगी तो आसानी से उन तक इमदाद पहुंच पाएगी। अभी हमने फैसला किया है कि कम से कम मई महीने के अंदर भारत सरकार अग्री नहीं कर रही है देने के लिए, लोग बराबर उनको पत्र लिख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अभी बीसी होगी 27 तारीख, तो मैं इस मामले को उठाऊंगा, मजदूरों के मामले को भी, उनको अविलंब रवाना करना चाहिए, बाहर के लोगों को भी, और राजनीतिक प्रवासियों को अविलंब यहाँ आने की छूट देनी चाहिए। ये हमारा 27 तारीख का एजेंडा होगा हमारी तरफ से। उसमें मुख्य बात होगी प्रवासी राजस्थानियों की और मजदूरों के आने जाने की बात भी होगी। इसलिए हमने तय किया है कि भारत सरकार दे नहीं रही है तो हम मार्केट प्राइस से गेहूं खरीद करके पूरे 5 करोड़ लोगों को फ्री निःशुल्क गेहूं मिलेगा, 10 किलो गेहूं उनको मिलेगा जो वंचित रह रहे थे बार बार। ये सब मिला के मैं समझता हूँ करीब 60 लाख के आसपास होंगे डेस्टिट्यूट मिला करके। तो बाजार से गेहूं अच्छे गोदाम में जो रेट तय करवाई है भारत सरकार से 22 रुपये, 21 रुपये, 21 पहले 23 था, अब 21 रुपये किलो गेहूं खरीद करके वो गेहूं बांटा जाएगा इन लोगों के अंदर जो वंचित रहते बार बार नाम होने के बावजूद भी। जब नाम लिखाने की कोशिश करते हैं तो इसलिए नहीं लिखे जाते हैं कि पहले जो नाम लिखे गए उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको कैसे मिलेगा। उसके लिए हम निर्देश दिए कि आप एक बार जांच कर लीजिए, उनकी जो एलिजिबल है उनको नाम जोड़े, उनका नाम भी। तो ये बाजार की प्राइस से खरीद करके इनको बाकी लोगों की तरह निःशुल्क गेहूं मिलेगा, ये सरकार ने तय किया। धन्यवाद। इसी रूप में आप इसको देखिएगा कि इसमें अभी 1600 किट उपलब्ध है और 4000 1-2 दिन में पहुंच रहे हैं और बाकी 24 तारीख के बाद आएंगे। ये हमने शेड्यूल बना रखा है और उसी रूप में हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट मनोज माथुर जी से अनुरोध है कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो एमएलए लेड फंड है इसको लेके आपने कल काफी कुछ बता दिया था, लेकिन मैंने जो आंकड़े अभी साइट से निकाले उसके अंदर ये लगा कि जो अधिकांश बीजेपी विधायक हैं उनमें से 35% ने ही 50 लाख से ज्यादा का अपना मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया है। अन्यथा वो पार्टी जो पॉलिटिक्स हावी हो रही है उससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं? एमएलए अभी तक अपना पूरा फंड पूरी ताकत के साथ राहत कोष को अपना नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, मैंने सलाह दे रखी है एमएलए को और सलाह ये है, ये डिस्क्रिशनरी फंड है। जब चाहे एमएलए जैसी स्थिति दिखे वो उनके क्षेत्र के लिए होती है, अपनी सुविधा से खर्च करें। अभी जब एक बार समाज आगे आ रहा है, भामाशाह आगे आ रहे हैं, शिवजी संस्था आगे आई है और मैं समझता हूँ कि जो हमारी परंपरा राजस्थान की उसको निभाया उन्होंने, उसी रूप में सब कुछ व्यवस्था हो रही है, खाने पीने की हो रही है, शुक्र आसन की हो रही, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। और जहाँ जरूरत है वहाँ एमएलए दे रहा है, चाहे कोई इक्विपमेंट की बात है या और किसी की मांग जिला कलेक्टर करते हैं, वो मना नहीं करते हैं। तो ये उनका खुद डिस्क्रिशनरी फंड है। मैं समझता हूँ एक बार हमने जब कह दिया है कि इस साल का और अगले साल का राजस्थान में हेल्थ में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो उस पर पहले जाना चाहिए। वो प्रक्रिया चल रही है, जल्दी फैसला होते मैं आपको इतला कर दूंगा। कमेटी बनाई चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो सबसे बातचीत कर रही है
और वो रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद में हम फैसला करेंगे किस रूप में पैसा गाइडलाइन के अनुसार खर्च हो, जिससे हमारे हेल्थ सर्विसेज की स्थिति मजबूत हो सके गाँव तक में भी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोज जी। मैं धर्मेश भारती दूरदर्शन से अनुरोध करूंगा अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन कर लीजिए धर्मेश जी, माइक ऑन कर लीजिए। हेलो सर, नमस्कार। सर नमस्कार। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो मॉडिफाइड लॉकडाउन आपने किया है उसमें व्यापारी हैं और जो मजदूर हैं, क्या दिक्कत वो महसूस कर रहे हैं और उसमें और बेटर किया जा सकता है? इसको लेके कोई असेसमेंट या इसको लेके कोई किसी प्रकार की जानकारी सरकार अपनी तरफ से प्राप्त करने की कोशिश कर रही है? क्या कर रही है? मॉडिफाइड लॉकडाउन उस व्यापारी दिक्कत आ रही है, व्यापारी अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इक्का दुक्का कोई दिक्कत है तो जिला प्रशासन को इतला कर देते हैं। मोटे रूप में बहुत संतुष्ट लोग हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में इकाइयाँ खुल रही है। जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा इकाइयाँ खुल रही है और जिलों में बड़ी बड़ी इकाई लगी हुई है वो खुलने लग गई है। ये शुभ संकेत है और जो सरकार उम्मीद कर रही थी, अपेक्षा कर रही थी, उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं विनोद मित्तल जी दैनिक भास्कर से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात रखें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जयपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह परकोटे की दीवार को लांघ कर अब जयपुर के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है। इससे सभी की चिंताएं बढ़ती जा रही है। इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कोई अलग से प्लानिंग कर रही है? देखिए, एक बात तो सबको दिमाग में रखनी चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर कि जब कोरोना ने धमकी दे दी है, चैलेंज कर दिया है मानवता को पूरे विश्व के अंदर, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो विकसित राष्ट्र के रूप में भी है वो हिल चुकी है, हिल रही है। उसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर सब राज्य सरकार अपना अपना काम कर रही है और सबकी प्रायोरिटी है कि जिंदगी बचे आदमी की। उसके अंदर कुछ लोग ऐसे जो गलतफहमी पैदा करते रहते हैं, अफवाहें चलाते रहते हैं। आम जनता को उससे बचना चाहिए। जब जिंदगी खुद दांव पे लगी हुई है तो क्या तो हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सवाल तो जिंदगी बचाने का है। लोगों को गलतफहमी होती है साहब कि मुस्लिम एरिया में ज़्यादा केसेस आ गए हैं और वहाँ पे कर्फ्यू में पूरी तरह उसको पाबंद नहीं किया गया है, लोग फिर रहे हैं, कुछ अफवाह चलती रहती है। ये अफवाह खाली जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार का एक ही मकसद है, जीवन कैसे बचे। और जब मॉडल हमने खुद ने बनाया है भीलवाड़ा का, जिसमें उसका नाम यही है किस प्रकार हम लोग रूथलेसली एक्ट कर रहे हैं। जब पूरा मॉडल आपका पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो विख्यात हुआ है इसी नाम से, रूथलेस कंटेनमेंट, तो क्या कोई सरकार अफोर्ड कर सकती है कि आप किसी को कोई धर्म के नाम पे छूट दे दो किसी खुश करने के लिए? ऐसे ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर कौम के लिए छूट दे रखी है सरकार ने मुसलमान लोगों को, और वो फैला रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। इससे घटिया बातें कुछ हो नहीं सकती। हमने डीजी पुलिस को निर्देश दे रखे हैं कि सामने कोई भी आए, किसी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, अगर वो कर्फ्यू तोड़ता है, नियमों की पालना नहीं करता है, तो सबके साथ में एक सा व्यवहार होना चाहिए। ये भावना नहीं रखेंगे तो हम कभी भी जीवन नहीं बचा पाएंगे। हमारा सरकार का मकसद है राजस्थान में लोगों का जीवन बचे और पहले की तरह जिंदगी वापस शुरू हो, जैसा कि वुहान में हुआ है, चाइना में, जहाँ पर 80 दिन का, लगभग 79 डेज का लॉकडाउन रहा था वहाँ पर।
ये नहीं बोलना चाहिए 79 डेज का मतलब 2.5 महीने से ज्यादा। अब समझ गए? समझे नहीं समझे आप? अभी 3 तारीख है, पता नहीं और आगे बढ़ सकता है ये। वहाँ नॉर्मल जिंदगी, मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर सब खुलने लग गए वुहान के अंदर, चाइना में। पर 79 दिन की तपस्या की उन लोगों ने। तो ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा दुनिया में क्या हो रहा है उसको जरा ध्यान दे। जिंदगी भर अफवाह फैलाई उन लोगों ने, कृपा करके अभी जीवन दांव पे लगा हुआ है, अभी वो बाज आए अफवाह फैलाने से। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई मायने नहीं रखता, हमारे मायने रखता है इंसान जो है वो बचना चाहिए, उसकी जिंदगी बचनी चाहिए बस। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं आप पत्रिका से समीर शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप राहत पैकेज के लिए पीएम साहब को भी बता चुके हैं और श्रमिकों की और प्रवासी राजस्थानियों की समस्या भी आप अमित शाह जी से भी कह चुके हैं और अभी तक जवाब नहीं आया। तो क्या सर ये रवैया केंद्र सरकार का आपकी नज़र में उचित है और क्या ये भेदभाव की राजनीति मानते हैं आप इसको? देखिए, पूरे राष्ट्रव्यापी ये समस्या है, उचित रूप में हमने उसको उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं, अभी भी मेरे को उम्मीद है कि ये संकट अवश्य फीडबैक दे रहा होगा केंद्र को भी, राज्यों की तरह, क्योंकि श्रमिकों की समस्या अपना बड़ी समस्या बन गई है। और हमने भी अपने तरीके से कमी नहीं रखी है। अभी 27 तारीख को विषय होगी, मैं उम्मीद करता हूँ उसके पहले ही फैसला हो जाएगा, वरना 27 तारीख को और हम इसको प्रमुखता से उठाएंगे कि कैसे मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं या कोई नौकरी करते हैं दुकानों पर या दुकानों के मालिक हैं साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कैसे आना चाहिए उसको छूट मिले, ये हमारा मुख्य एजेंडा होगा इकोनॉमिक एजेंडे के साथ में। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि इसमें कोई फैसला जरूर होगा, हमें निराश नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद समीर जी। मैं अब नवज्योति से एल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना प्रश्न रखें। नमस्कार साहब। नमस्कार। मेरा सवाल जयपुर शहर से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि जयपुर शहर में रोजाना कोरोना से पहले करीब 20,000 ओपीडी रही है। बताइए। करीब 20,000 की ओपीडी रही है जयपुर शहर में कोरोना से पहले। अकेले एसएमएस में 10,000 आते थे, उसके बाद में आईपीडी अलग हुआ करती थी। अब कोरोना के बाद में सारे सरकारी अस्पताल जो है वो सिर्फ कोरोना के लिए आरक्षित कर दिए गए। दूसरे जो मरीज अन्य बीमारियों के, वो बेचारे 1 महीने से बहुत परेशान है, घरों पर पड़े हुए हैं, उनको वो इतना खौफ हो गया कोरोना का कि वो सरकारी अस्पतालों में भी नहीं आ पा रहे हैं। उनके लिए ऐसे कोई बंदोबस्त कर रही है सरकार के, उनको उचित उपचार मिल जाए टाइम पे? देखिए, मैंने कल भी कहा आपको, 400 मोबाइल वैन शुरू की गई है। तो शहरों में संख्या के आधार पर उनकी संख्या होगी, पूरे प्रदेश के अंदर चालू भी हो गई है स्कीम। काफ़ी हद तक तो वही काफ़ी देख लेगी, और जो सीरियस पेशेंट होंगे उनका सर्वे भी हो जाएगा उन गाड़ियों के माध्यम से। 400 गाड़ी घूमेगी, उनको कहा गया है जो सीरियस पेशेंट मिले आपको, जिनको इमरजेंसी है ऑपरेशन किया और किसी बीमारी के दिखाने डॉक्टर को बड़े अस्पताल में, तो वो उसके लिए भी उनको पाबंद किया गया है, वो CMHO को इतना देंगे और बाकायदा मेडिकल कॉलेज या जो भी बड़ा अस्पताल है वहाँ उनका इलाज कराया जाएगा। इस व्यवस्था के अनुसार सब काम चल रहा है। कुछ लोगों को शिकायत है कि जयपुर के अंदर 3 बड़े अस्पताल को कोविड का बना दिया, वहाँ पे आज ऐसे में वो जाएगा तो उसको मना नहीं करते हैं, आराम से वो वहाँ पे जा सकते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं आ रही है। और सब सेंटर लेकर के जो PHC, CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो अपन जिस रूप में सोच रहे हैं हम लोग। करीब 17,000 से ज़्यादा संस्थान है राजस्थान के अंदर चिकित्सा के, सब अपना काम कर रहे हैं। और जो शिकायत मैंने सुनी यहाँ पर बड़े नेताओं से भी, उनको मैंने समझाया
कि इस प्रकार से अगर सोच रखेंगे हम लोग, हमारे मोहल्ले के अस्पताल में आ गया है, उससे काम नहीं चलेगा। सबको एक दूसरे को सेव करना पड़ेगा और जो डिस्टेंस मेंटेन करेगा, जो नियम पालन करेगा, उसको कोई कॉर्नर को डर नहीं होना चाहिए। ये भावना सब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अब UNI से सुरेश पारिक जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार।